राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बांझ बहू। आज से तू मेरे घर में बांझ कहलाएगी, समझी। आंगन जैसे अचानक छोटा पड़ गया। जेठानी की सांस अटक गई। क्या कहा आपने माँ जी? जो सुन लिया वही। 8 साल हो गए इस घर में आए हुए, गोद अभी भी सूनी है। साइड में खड़ी देवरानी ने गहरी सांस भरी, जैसे बहुत दुखी हो। माँ जी, मैं तो कुछ कहती भी नहीं, आप ही रोज परेशान रहती हो। कुसुम देवी ने आंखें तरेरी। तू चुप रह। फिर जेठानी की तरफ देखकर बोली, और तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? बिना औलाद के इस घर में पड़ी है, यही शर्म की बात है। जेठानी ने कांपते होठों से कहा, डॉक्टर ने साफ कहा था, दिक्कत आपके बेटे में है। कुसुम देवी के मुंह से हंसी निकल गई। डॉक्टर बिकते हैं आजकल बहू। देवरानी तुरंत बीच में आई। जेठानी, अब आप माजी से बहस मत करो, घर की इज्जत है। जेठानी ने उसकी तरफ देखा। घर की इज्जत मैं बिगाड़ रही हूँ या तुम? मैं तो बस घर जोड़ने की सोचती हूँ। तू जोड़ नहीं रही, तू तोड़ रही है। कुसुम देवी की आवाज तेज हो गई। अब मुझे समझाने लगी है। मैं सच बोल रही हूँ माँ जी। ये सच नहीं है, तू बांझ है, यही सच है। वो शब्द जैसे सीधे सीने पर लगा। एक बार भी मेरे साथ अस्पताल चल देती, सच खुद दिख जाता। मुझे कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं, मुझे पोता चाहिए। देवरानी ने हल्की मीठी आवाज में कहा, माँ जी, अगर जेठानी खुद ही अलग हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कुसुम देवी ने तुरंत पकड़ लिया। हाँ, यही सही रहेगा। जेठानी ने चौंक कर देखा। कहाँ जाऊं? कहीं भी। मायके, किराए का कमरा। यहाँ तो रोज कलेश ही होगा। देवरानी ने आंखें झुका ली, जैसे बहुत दुख हो। जेठानी समझ गई, ये घर की बात नहीं थी, ये एक साजिश थी। तू चाहती है कि मैं निकल जाऊं? मैं तो बस आपके भले की सोच रही हूँ जेठानी। मेरे भले की या अपने फायदे की? आप हमेशा मुझे गलत समझती हो, क्योंकि तू मीठा जहर है। कुसुम देवी ने जोर से बोली, बहुत हो गया, कल तक घर खाली कर दे। और आपका बेटा, वो मेरी बात मानेगा। उसी वक्त कमरे के अंदर से आवाज आई, माँ क्या हुआ? कुसुम देवी ने बिना रुके कहा, तेरी जेठानी बांझ है। अब मैं इसे इस घर में नहीं रखूंगी। वो कुछ बोलने ही वाला था, देवरानी की आंखों में आंसू आ गए। भैया, रोज घर में झगड़ा होता है, माजी बीमार रहती है। वो चुप हो गया। जेठानी ने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ नहीं बोलोगे? उसकी नजरें झुक गई। उसी पल जेठानी समझ गई, लड़ाई कोख की नहीं थी, लड़ाई देवरानी की साजिश से थी। कमरे में भारी चुप्पी उतर आई थी। जेठानी की नजर अपने पति पर टिकी रही। तुम सच में चुप रहोगे? वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ माँ की तरफ देखा। कुसुम देवी ने सख्त आवाज में कहा, घर में आग लगी है और तू तमाशा देख रहा है। माँ, माँ बाद में बोलना, पहले फैसला कर, ये रहेगी या जाएगी यहाँ से। देवरानी ने आंचल से आंख पोंछी। भैया, आप बीच में मत पड़ो, माजी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। जेठानी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, वाह, अब मेरी वजह से माँ बीमार है। मैंने कुछ नहीं कहा, तो फिर क्यों हर बात में मुझे आगे कर देती हो? कुसुम देवी गरज पड़ी, बहू, अपनी जुबान संभाल। मैंने 8 साल संभाली है माँ जी, अब थक गई हूँ। वो पहली बार सीधी खड़ी हुई। इस घर में हर पूजा, हर व्रत मैंने किया, हर ताना मैंने सुना, हर उम्मीद मैंने पाली, और आज मुझे बांझ कहकर बाहर निकाला जा रहा है। देवरानी धीरे से बोली, जेठानी, ये सब बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। तू चुप रह।
तूने ही तो सब बदल दिया है। मैंने क्या किया जेठानी? हर दिन माँ जी के कान में जहर घोला, हर दिन ये जताया कि मैं बेकार हूँ, हर दिन ये दिखाया कि तू कितनी सीधी है। कुसुम देवी ने हाथ उठाया। बस, अब एक शब्द और नहीं। फिर बेटे की तरफ मुड़कर बोली, आज तय हो जाएगा ये रहेगी या नहीं। वो हिचकिचाया। माँ, बात इतनी सीधी नहीं है। मेरे लिए है, मुझे पोता चाहिए, समझा तू? और मुझे पत्नी। आवाज पहली बार थोड़ी ऊंची हुई। देवरानी चौंक गई। कुसुम देवी ने ठंडी नजर से देखा। मतलब, तू इसका साथ देगा? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी को घर से नहीं निकाल सकता। जेठानी की आंखों में एक पल को उम्मीद चमकी, लेकिन तभी देवरानी आगे बढ़ी। भैया, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे। वो फिर डगमगा गया। कुसुम देवी ने आखिरी वार किया, अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। घर जैसे थम गया। जेठानी ने धीमे से कहा, मत बनाओ मुझे वजह। कुसुम देवी ने पीठ फेर ली। वो आदमी बीच में खड़ा रह गया। एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, और ठीक वही देवरानी खड़ी थी, खामोश, मुस्कुराती हुई। कुसुम देवी ने बिना पीछे देखे कहा, अगर ये इस घर में रही तो मैं निकल जाऊंगी इस घर से। जेठानी का दिल धक से रह गया। माँ जी, मुझे मत वजह बनाइए। तू वजह है, तेरी कोख ही वजह है। देवरानी ने धीरे से पति की तरफ देखा, फिर मीठी आवाज में बोली, भैया, माँ जी की उम्र देखिए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लोग आपको ही दोष देंगे। वो आदमी दीवार की तरफ देखने लगा, जैसे जवाब वहीं लिखा हो, मैं नहीं चाहता कोई घर से जाए, तो फिर इसे भेज दो। कुसुम देवी ने ठंडे स्वर में कहा। जेठानी ने कांपते होठों से पूछा, तुम सच में मुझे जाने दोगे? वह कुछ पल चुप रहा। देवरानी ने तुरंत जोर दिया, भाभी, आप समझदार हो, आप खुद चली जाओगी तो बात बिगड़ेगी नहीं। खुद चली जाऊं? उसकी आंखों में नमी भर आई। मैंने इस घर में जवानी दी है अपनी, और अब खुद चली जाऊं? कभी कभी बड़े बनना पड़ता है। देवरानी की आवाज में मिठास थी। बड़े तुम बनो, मैं क्यों बनूं हर बार? कुसुम देवी पलटी, क्योंकि तू बेऔलाद है। वो शब्द फिर चाकू बन गया। जेठानी ने सीधा पति की आंखों में देखा। एक बार कह दो कि मैं रह सकती हूँ यहाँ। कमरे में सन्नाटा था। वो आदमी मुंह खोलना चाहता था, पर देवरानी की आंखों में आंसू देखकर रुक गया। माँ ठीक कह रही है। आखिरकार शब्द निकल ही गए। जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैं गलत हूँ? कोई जवाब नहीं। वो मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कुसुम देवी ने राहत की सांस ली। देवरानी ने सिर झुका लिया, पर होठों के कोने कांप रहे थे, मुस्कान दबाए हुए। बस एक बात कह दूं? जेठानी की आवाज थरथरा रही थी। जिस घर से औरत को उसकी कोख के कारण निकाला जाए, वहां कभी खुशियां टिकती नहीं। वो कमरे से बाहर निकल गए। पीछे रह गए 3 लोग, एक सास जिसे पोता चाहिए था, एक पति जो फैसला नहीं कर पाया, और एक देवरानी जिसकी खामोशी जीत बन चुकी थी। जेठानी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, भीतर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। कमरा वही था, दीवारें भी वही थी, और तस्वीरें भी वही थी, पर अब सब परायापन चुभ रहा था। अलमारी खोली, सिंदूर की डिब्बी सामने आ गई। हाथ कांपा। जिस घर में ये सिंदूर मेरी पहचान नहीं,
वहां रहकर मैं क्या करूं? आंसू गिरे पर रोना नहीं आया। बस एक खालीपन फैल गया। बाहर देवरानी चुपचाप रसोई में चली गई। चूल्हा जलाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुसुम देवी ने पास आकर कहा, आज से वही खाना बनेगा जो मैं कहूँ। देवरानी ने सिर हिला दिया। जैसा आप कहे माँ जी। पीछे से पति की आवाज आई, माँ, क्या सच में यही ठीक था? कुसुम देवी पलटी। तेरी उम्र निकल जाएगी, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? वो कुछ नहीं बोला और रात हुई। फिर घर में अजीब सी खामोशी थी। जेठानी ने कपड़े समेटने शुरू किए। हर साड़ी के साथ कोई याद निकल रही थी। ये साड़ी पहली तीज पर मिली थी। ये शादी की सालगिरह की है। ये माँ ने भेजी थी। सब बैग में जाते गए। सुबह होते ही उसने नहाकर साफ साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और आंगन में निकली। कुसुम देवी चौकी पर बैठी थी। देवरानी पास में ही खड़ी थी। मैं जा रही हूँ, कुसुम देवी ने बिना देखे कहा। रास्ता जानती हो ना? वो पति की तरफ मुड़ी। एक बार भी मत रोकोगे? उसने सिर झुका लिया। देवरानी ने धीरे से कहा, भाभी, अपना ध्यान रखना। वो ठहर गई और सीधी उसकी आंखों में देखा। ध्यान रखना, अब तेरी बारी है। आज मैं जा रही हूँ, कल तुझसे भी कोई बेहतर आ जाएगी। देवरानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो दरवाजे तक पहुंची, फिर पीछे मुड़ी। कुसुम देवी, माँ बनने का हक भगवान देता है, छीनने का हक किसी सास को नहीं। फिर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ। घर फिर से खामोश हो गया। पर इस बार खामोशी में जीत नहीं थी, किसी अनजाने तूफान की आहट थी। दरवाजा बंद होने के बाद देवरानी देर तक वहीं खड़ी रही। कुसुम देवी ने सख्त आवाज में कहा, क्यों जड़ बनी खड़ी है, काम नहीं है क्या? वो जैसे चौंक कर होश में आई। हाँ माँ जी, अभी बनाती हूँ। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा, पर हाथ कांप रहे थे। पीछे से पति की आवाज आई, तू खुश है ना अब? उसने पलट कर देखा। मैंने कभी नहीं कहा था कि भाभी इस घर से चली जाए, पर तूने रोका भी नहीं। वो कुछ नहीं बोली। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई थी। आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, और जो दरवाजे पर खड़ा होकर बोला था, कल तुझसे भी कोई बेहतर आ जाएगी। सुबह कुसुम देवी की आवाज गूंजी, उठ, चाय बना। वो हड़बड़ा कर उठी। कुसुम देवी अब हर बात पर टोका करने लगी थी। नमक ज्यादा है, रोटी जली हुई है, सब्जी कच्ची है, दिमाग कहीं और है क्या? पहली बार देवरानी को एहसास हुआ कि अब घर में वो अकेली बहू है और सारी नजरें उसी पर टिकी है। कुछ दिन बीते। एक शाम कुसुम देवी ने बेटे से कहा, अब तुम्हारी दूसरी शादी की बात सोचनी होगी। देवरानी का हाथ थम गया। माँ, अभी तो मेरी शादी हुई है, तू बहू है, माँ नहीं बन। वंश आगे बढ़ाना जरूरी है, उसने घबराकर कहा। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। कुसुम देवी ने ठंडी नजर डाली। वक्त मैंने पहली बहू को भी दिया था। उसके कानों में जैसे कुछ टूट गया। उसी रात वो बिस्तर पर लेटी रही और पहली बार डर महसूस किया। अगर मेरे साथ भी वही हुआ तो? पास लेटे पति ने करवट बदली। अगर मुझसे भी बच्चा न हुआ तो?
उसने धीरे से पूछा। वो चुप रहा। उस चुप्पी में उसे अपनी आने वाली तस्वीर दिख गई थी। एक दिन वही आवाज उसके लिए होगी। आज से तू मेरे घर में बांझ कहलाएगी। और तब दरवाजे पर खड़ी कोई और जेठानी नहीं होगी जो उसे आईना दिखा सके। रात गहरी थी, घर सोया हुआ था, पर देवरानी चुपचाप उठी, अलमारी से अपनी मेडिकल फाइल निकाली और रिपोर्ट वही थी जिसे जेठानी बरसों से दिखाना चाहती थी। उंगलियां कांपते हुए पन्ना पलटा। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। वो देर तक उस लाइन को देखती रही। उसे याद आया जेठानी की वो आखिरी नजर और वो शब्द, कल तुझसे भी कोई बेहतर आ जाएगी। उस पल उसे पहली बार समझ आया जेठानी हार कर नहीं गई थी, वो सच छोड़ कर गई थी। कुसुम देवी ने फिर आवाज लगाई, उठ, देर हो रही है। देवरानी बाहर आई। चेहरे पर कोई डर नहीं था। माँ जी, एक बात कहनी है। कुसुम देवी ने पलट कर देखा। फिर कोई बहाना? बहाना नहीं, सच है माँ जी। वो फाइल आगे बढ़ा दी। ये रिपोर्ट है जिसे भाभी दिखाना चाहती थी और आप सुनना नहीं चाहती थी। कुसुम देवी ने पढ़ा और चेहरा पूरा सन्न हो गया। ये क्या है? ये वही सच है माँ जी, जिसके लिए आपने एक बहू को घर से निकाल दिया है। पीछे खड़ा बेटा सब देख रहा था। माँ, भाभी ठीक कह रही थी। कमरे में जैसे हवा रुक गई। देवरानी की आवाज कांपने लगी। अगर आज आपने भाभी से माफी नहीं मांगी तो कल इसी घर से मुझे भी निकलते देर नहीं लगेगी। कुसुम देवी की आंखें भर आई। पहली बार उसे समझ आया कि कोख नहीं, सोच बांझ होता है। और बाहर कहीं एक औरत शायद आपने टूटे हुए भरोसे के साथ फिर से जीना सीख रही थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस घर में औरत की कीमत उसकी कोख से आकी जाए, वहां सबसे पहले इंसानियत मरती है। आप सभी दर्शकों के लिए एक सवाल है, क्या सच में औरत की कोख से ही घर चलता है या इंसानियत से? कमेंट में बताइएगा। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।